नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भाजपा के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। हमें सेवा का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। जिन राज्यों ने हमें सेवा का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है। अखिलेश यादव के बयान उत्तर प्रदेश में योजनाएं भाजपा की नहीं है, भाजपा अमली जामा पहनाती है, इस पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक कल्चर चला है। राजनेता बोलते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 50 साल बाद भी कोई अगर वो काम कर देगा तो कहेंगे कि हमने ये उस समय कहा था। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी की योजनाएं अद्भुत हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने असंभव को संभव किया है। विरोधी भी उन योजनाओं को कैश कराने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के परिवार से 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। किसी ने मुझसे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल से अधिक आयु के हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। साथ ही कहा कि मैं समाज के लिए हूं, परंतु मैं जो नकली समाजवाद की चर्चा करता है ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार कहीं नजर आता नहीं, नीतीश बाबू का परिवार कहीं नजर आता है क्या? पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब परिवार ही सर्वोपरि होता है, परिवार को बचाओ, पार्टी बचे ना बचे, देश बचे ना बचे, ये जब होता है तो सबसे बड़ा नुकसान प्रतिभा का होता है। सार्वजनिक जीवन में जितनी अधिक प्रतिभाएं आए वो जरूरी है। कोविड। आज आए अपडेट के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 71,000 नए कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज किए हैं, जिसमें देश के कुल कोविड-19 मामलों की संख्या 4 करोड़ 24 लाख हो गई, जबकि सक्रिय मामले घटकर 8,92,000 हो गए। चुनाव। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 10 फरवरी यानी कल होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पड़ेगा। मतदान से एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हाथों में हाथ ली एक तस्वीर पोस्ट करते हुए जीत की हुंकार भरी। सीएम योगी ने इस पोस्ट में लिखा कि पीड़ित और शोषितों का दुख मिटाना है और राष्ट्रधर्म पर सीना ताने खड़े हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि जो लगातार श्रम करते हैं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। उधर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। सिद्धू ने बुधवार को एक वीडियो ट्वीट करके खुद को पंजाब का सच्चा सपूत होने का दावा किया है। सिद्धू ने इस वीडियो के माध्यम से अपना पूरा राजनीतिक सफर कुर्बानी वाला दर्शाने का प्रयास किया है। यही नहीं, उन्होंने अपने आलोचकों को भी आज जवाब दे दिया। वीडियो में सिद्धू अपने तल्ख अंदाज में बोल रहे हैं कि आई एम नॉट फॉर सेल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से सोमवार को मुलाकात की और आगाह किया कि यदि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अहम गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बाधित कर दिया जाएगा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि केवल अमेरिका और उसके सहयोगी ही हमले की बात कर रहे हैं। पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मॉस्को में 5 से अधिक घंटों तक मुलाकात की। इसी दौरान बाइडेन और शोल्ज ने यूक्रेन के संकट से निपटने के प्रयासों के तहत व्हाइट हाउस में वार्ता की। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर हजारों सैन्य बलों को तैनात किया है और वह लगभग रोजाना अपनी सैन्य ताकत बढ़ा भी रहा है। बाइडेन ने कहा, यदि रूस हमला करता है, यानी यदि टैंक और बल फिर से यूक्रेन की सीमा पार करते हैं, तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 नहीं रहेगी, हम इसे रोक देंगे। अर्थ जगत से। पिज्जा कंपनी डोमिनोज और जापानी कार कंपनी होंडा ने अपने पाकिस्तानी कारोबारी सहयोगियों की तरफ से सोशल मीडिया पर कश्मीर के अलगाववादियों के समर्थन में की गई टिप्पणियों से भारत में भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर खेद व्यक्त किया है। डोमिनोज इंडिया ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे भारतीय बाजार के लिए प्रतिबद्ध है और वे 25 साल से भी अधिक समय से इसे घर मानती आ रही है और इस देश की जनता, संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना के प्रति सम्मान का भाव रखती है। पिज्जा श्रृंखला ने कहा, हम यहाँ भारत की विरासत को हमेशा के लिए संरक्षित करने के लिए खड़े हैं। देश हमें जो भी देता है हम उसका सम्मान करते हैं। कंपनी ने आगे कहा,
देश के बाहर वाले डोमिनोज के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित अवांछित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं। उधर होंडा कार्स इंडिया ने ट्विटर पर बयान पोस्ट किया। होंडा हर उस देश के कानूनों और भावनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें वे काम करती है। किसी भी तरह की ठेस पहुंचने के लिए हमें खेद है। खेल जगत से अपने बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण भारतीय महिला टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को एकमात्र T20 क्रिकेट मैच में 18 रन से पराजय का सामना करना पड़ा। सीनियर सलामी बल्लेबाज और उप कप्तान स्मृति मंधाना की कमी टीम को खली, जो ये मैच नहीं खेली थी। जीत के लिए 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 18 रन पीछे रह गई। गुड टू नो में आज हम जानेंगे आज़ाद भारत की पहली जनगणना के बारे में। देश की आज़ादी के बाद आज ही के दिन यानी 9 फरवरी को शुरू हुई थी पहली जनगणना की तैयारी। जनगणना हर 10 वर्ष में मनाया जाने वाला एक ऐसा राष्ट्रीय उत्सव है जिसमें देश के हर हिस्से में रहने वाले हर नागरिक को शामिल किया जाता है। देश में 1871 के बाद से हर 10वें बरस जनगणना होती थी। इस लिहाज से 1947 में बंटवारा और देश आज़ाद होने के बाद 1951 में हुई जनगणना कहने को तो अपने आप में 9वीं जनगणना थी, लेकिन यह आज़ादी के बाद की पहली जनगणना थी और बंटवारे के कारण इसमें बहुत से बदलाव भी आए। इससे भारत का नक्शा बदलने के साथ ही हिंदू मुस्लिम आबादी का अनुपात भी बदल गया। आज़ाद भारत की जनगणना के इतिहास में 9 फरवरी का खास महत्व है क्योंकि इसी दिन जनगणना के लिए सूची बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। बता दें कि 1951 में भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ के करीब थी, लेकिन 2022 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 135 करोड़ से अधिक हो गई है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी थी। 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद ये हर 10 वर्ष में कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। 1949 के बाद से ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी तथा आगामी जनगणना 2022 में कराई जाएगी क्योंकि कोविड के चलते 2021 में जनगणना संभव नहीं हो पाई थी। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।